चलो जी, तो एमटीपी स्टार्ट करते हैं, जिसमें से जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है बच्चे बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। तो जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसको मैं साइड में, जैसे हम क्लास में करते थे ना, फ्लो चार्ट बना देते थे ए बी लिख के और ऐसे करके, हम उसको ऐसे ही करेंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी, आंसर आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी कि वो करेक्ट है या फिर वो सही है, और फिर साथ के साथ हम उसको क्या करेंगे, हम उसको यहाँ से एक बार रीड आउट भी कर लेंगे जो आईसीआई ने हमको आंसर दिया है, ठीक है? चलो जी, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपल्सरी है, और बाकी 5 में से कोई 4 आपको करना है, यानी कि वो 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 100 नंबर का आपको क्या करना है, अटेम्प्ट है, बाकी की आपके पास क्या है, आपके पास चॉइस है, ठीक है जी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, देखो उसके कितने सारे पार्ट है। मैं यही कहती थी कि एक क्वेश्चन के आपके कम से कम 6 से 7 पार्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन उन्होंने दिए, और पांचों क्वेश्चन अच्छे खासे लेंदी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितने क्वेश्चन का है, 5 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है? चलो जी, आ जाओ, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए के भी 2 पार्ट है, पहला और दूसरा, और ये सारे केस लॉस है। एमटीपी में बहुत केस लॉस दिए उन्होंने, 60% ऑलमोस्ट जो है वो केस लॉस दिए उन्होंने। पहला क्वेश्चन, चलो जो रीड करते हैं। यहाँ से कोई मार्क कर लेते हैं। आशीष goes to supermarket to buy an air conditioner. He selects a branded air conditioner having a price tag of rupees 40,000. Sorry. After a discount of rupees 3,000, यानी कि 40,000 जो है वो उसका प्राइस है, और उसको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 3,000 का। आशीष रीचेस द कैश काउंटर फॉर मेकिंग द पेमेंट, बट द कैशियर सेज सॉरी सर द डिस्काउंट वाज अप टू यस्टरडे। कैशियर ने बोला कि सर ये जो डिस्काउंट है ये तो सिर्फ कल तक का था, आज तो ये अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो डिस्काउंट फ्रॉम टुडे, हेंस यू हैव टू पे रुपीज 43,000, आपको पूरा 43,000 देना पड़ेगा। आशीष गॉट एंग्री एंड इंसिस्टेड फॉर रुपीज 40,000, उसने कहा मुझे 3,000 का डिस्काउंट दो, मैं तो 40,000 ही पे करूंगा। अब क्वेश्चन क्या है कि कैन आशीष एनफोर्स द कैशियर टू सेल एट डिस्काउंटेड प्राइस एट 40,000? बताओ, क्लास में किया हुआ है। हाँ जी, ऑफर का जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था, ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस तभी दे सकते हो जब आपका ऑफर एग्जिस्टिंग हो, यानी कि बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। फिर हमने पढ़ा था कि ऑफर कब कब लैप्स हो जाता है। तो अगर ऑफर का कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, तो अगर आप ऑफर उतने टाइम में एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो लैप्स हो जाता है। अब यहाँ पे उसका डिस्काउंट जो है, मैंने भी क्लास में एग्जांपल दिया था कि तुम्हारी पड़ोस की दुकान में सेल लगी है 4 दिन के लिए, तुम 5वें दिन जाओगे तो वो तुमको डिस्काउंटेड प्राइस नहीं देगा और तुमको इंसिस्ट नहीं कर सकता। याद है, यही एग्जांपल दिया था, सेम क्वेश्चन देखो आया कि वो उसको 40,000 के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफर एक दिन पहले क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है। ठीक है जी, आ जाओ इसका आंसर रीड करते हैं एक बार। देखो जी, ऑन दी बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स द प्राइस टैग विद एयर कंडीशनर वाज नॉट ऑफर, इट इज मर्ली एन इनविटेशन टू ऑफर, hence it is the Ashish who is making the offer, not the supermarket. Cashier has right to reject the Ashish offer, therefore Ashish cannot enforce cashier to sell at discounted price. अब देखो आईसीआई ने क्या व्यू लिया है कि हम इसको क्या मान सकते हैं, हम इसको इनविटेशन टू ऑफर भी मान सकते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें दोनों व्यूज लिख सकते हो। एक तो ये कि भाई अगर वो उसका ऑफर था कि उसने बोला हुआ था कि ये चीज इतने इतने पे है, और अगर वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं था तो भी ऑफर लैप्स हो चुका है, और अगर हम इसे इनविटेशन टू ऑफर मानते हैं तो उस केस में भी शॉपकीपर के पास क्या है, राइट है कि वो उसको क्या कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो इन दोनों केसेस में भी आशीष के पास तो राइट है ही नहीं कि वो शॉपकीपर को 40,000 के लिए इंसिस्ट कर सके। तो आंसर में क्या आएगा, आशीष कैन नॉट सक्सीड, आशीष जो है वो सक्सीड नहीं करेगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे, तो अगर पेपर में कोई ऐसे क्वेश्चन जाएंगे जिसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे तो उसमें सर कौन सा कॉन्सेप्ट, दोनों लिख दो, दोनों और बड़ा नहीं नहीं उसको शॉर्ट कर दो, दोनों को उनको शॉर्ट कर दो। हाँ 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 हाँ,
अगर दोनों नहीं, मार्क्स तो मिलेंगे ही, तब भी मिलेंगे, आपका आंसर ठीक होना चाहिए। आशीष कैन नॉट सक्सीड, मतलब आशीष जो है वो सक्सीड नहीं कर सकता, आपका जजमेंट जो है वो क्या है, वो ठीक है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो Rakesh, a transporter, was entrusted with the duty of transporting tomatoes from a rural farm to a city by Ashwin. राकेश ने जो है वो सामान लेकर जाना है। ड्यू टू हैवी रेन्स राकेश वाज स्ट्रैंडेड फॉर मोर देन 2 days। रेन की वजह से वो एक ही जगह 2 दिन क्या हो गया, वो स्ट्रक हो गया। राकेश सोल्ड द टमाटर्स बिलो द मार्केट रेट। अब भाई टमाटर गल ना जाए, सड़ ना जाए, तो उसने कहा आगे ले जाने का तो फायदा नहीं है, वैसे ही सड़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसको वहीं पर सेल कर दिया इन दी नियर बाय मार्केट। कैन अश्विन रिकवर द लॉस फ्रॉम राकेश ऑन द ग्राउंड दैट राकेश हैड एक्टेड बियॉन्ड हिज अथॉरिटी। तो जो प्रिंसिपल है क्या, वो एजेंट को ये कह सकता है भैया मैंने तो तुमको कहा था वहां जाके बेचना, तुमको नियर बाय मार्केट में नहीं बेचने को बोला था, तुमने क्यों बेच दिया। तो क्या प्रिंसिपल एजेंट से यहाँ पे लॉस रिकवर कर सकता है, बताओ। अथॉरिटी एंड इमरजेंसी, याद है। एजेंट ने क्या किया है, प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए किया, तो यहाँ पर वो लायबल नहीं है, बल्कि वो नहीं बेचता तो जो मिला भी वो भी उसको नहीं मिलता। ठीक है, आंसर पे आ जाते हैं। एजेंट्स अथॉरिटी देखो, इन एन इमरजेंसी हियर राकेश इमरजेंसी एज अ मैन ऑफ प्रूडेंस, सो अश्विन विल नॉट सक्सीड अगेंस्ट हिम फॉर रिकवरिंग दी। तो प्रिंसिपल जो है वो एजेंट से लॉस को रिकवर नहीं कर सकता। तो पहले तो उन्होंने क्या लिखा, सेक्शन 189 लिख दिया, अथॉरिटी एंड इमरजेंसी लिख दिया। अथॉरिटी एंड इमरजेंसी लिखने के बाद आपने क्या कर दिया, उसको आंसर कर दिया। क्लियर है। सेम एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था कि उसने रॉटन ना हो जाए इसलिए उसने उसको वहीं पे कम में बेच दिया। हाँ जी पीछे, या तो मुझे सुन लो क्वेश्चन, आपस में डिस्कशन बाद में करना, पहले जो मैं बता रही हूँ वो सुन लो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी देखो, पार्ट बी का भी 1 पार्ट देखते हैं पहले। मिस्टर had purchased some goods from Sunflower। मोहन ने सामान खरीदा है किससे, सनफ्लावर लिमिट से, किस पे, क्रेडिट पे। अब क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 month वाज अलाउड, 1 महीने का क्या दिया गया, क्रेडिट पीरियड दिया गया है मिस्टर मोहन को। बिफोर द ड्यू डेट मिस्टर मोहन वेंट टू द कंपनी एंड वांटेड टू रीपे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अब वो गए कंपनी में, अब उनके पास पैसा, उनको लगता है भाई उधारी तो है मेरी, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं चुकता कर देता हूँ। ही फाउंड ओनली मिस्टर रमेश, मिस्टर मोहन को वहां कौन मिले, मिस्टर रमेश मिले, who was the factory supervisor of the company। और वो क्या है, मिस्टर रमेश फैक्ट्री सुपरवाइजर है। मिस्टर रमेश told मिस्टर मोहन that the accountant at the cashier are on leave। उन्होंने क्या बताया रमेश जी ने कि भाई आज जो हमारे अकाउंटेंट है और जो हमारे कैशियर है वो तो क्या है, वो आज छुट्टी पे क्रिसमस मनाने गए हैं जी। ठीक है, एंड ही इज इन चार्ज ऑफ रिसीविंग मनी, और वो क्या है, आज के लिए इंचार्ज है पैसा रिसीव करने के लिए। एंड ही मे पे द अमाउंट टू हिम, उन्होंने कहा मुझे पैसा देके जा सकते हैं। मिस्टर रमेश ने मनी रिसीट भी क्या की, इशू की, भैया आज के लिए मैं इंचार्ज हूँ, मुझे पैसे दो, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको रिसीट दे रहा हूँ, मैं आपको पर्ची दे रहा हूँ। अंडर सिग्नेचर आफ्टर 2 months सनफ्लावर लिमिटेड इशूड अ नोटिस टू मिस्टर मोहन। 2 महीने के बाद सनफ्लावर लिमिटेड ने मिस्टर मोहन को एक नोटिस इशू किया, किस चीज का, नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूज, वे आपने हमारा पैसा नहीं चुकाया। मिस्टर मोहन ने कहा कि भैया मैं तो आया था और उस दिन वो तुम्हारे रमेश जी बैठे हुए थे, वो इंचार्ज थे, उन्होंने मुझसे पैसे लिए और मुझे बदले में क्या दी, मुझको पर्ची भी दी, तो मैंने तो पैसा दे दिया। आप कैसे कह सकते हो कि मैंने पैसा नहीं दिया। कंपनी कह रही है कि मिस्टर रमेश को दी, हमने तो कोई अथॉरिटी नहीं दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी कह रही है कि आप हमको पैसे दो, हमको नहीं पता आपने उनको पैसे क्यों दिए। अब यहाँ पर जो मोहन जी है वो क्या कह रहे हैं, मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मैंने तो पैसे दे दिए। अब दोनों के बीच में क्या है, झगड़ा है। तो अब हमें
सिचुएशन क्या एनालाइज करनी है कि वेदर मिस्टर मोहन इज फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी, क्या मिस्टर मोहन अपनी लायबिलिटी से फ्री है? हाँ जी बताओ क्यों? रिसीट दी है, अगर नहीं नहीं देता तो फिर तो सस्पिशन अराइज होना चाहिए था ना, फिर एक्सेप्शन में चले जाते उसके डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। हाँ आनंद बिहारी लाल वर्सेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने रिसीट दी है तो बंदे को तो ही लगेगा भैया आज के लिए इंचार्ज है, छुट्टी पे होगा, मुझे पर्ची दे रहा है, साइन करके दे रहा है, तो कोई सस्पिशन का वो नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो आ जाओ आंसर रीड कर लेते हैं। हम जैसे इसका आंसर फॉर्मेट करेंगे तो हमने सबसे पहले लिख दिया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसके बाद में दो लाइन लिखी, उसके बाद रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस जो हमारा केस होगा, हाँ 2 लाइनें उस पे भी, रॉयल ब्रिटिश बैंक पे, हाँ 2 लाइनें, जजमेंट। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 4 मार्क्स में से। हाँ जैसे मैंने तुमको सिखाया है केस लॉ लिखना, वैसे ही उसको 4 पोर्शन में डिवाइड करो और फिर उसको लिखो। इसमें तो तुम्हारे पास केस लॉ भी है रॉयल बैंक का, ठीक है जी। आ जाओ फिर आंसर रीड करते हैं। ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंट, टर्केंट लिक्विडेटर था ना केस में। चलो जी आ जाओ। इन दी गिवन क्वेश्चन मिस्टर मोहन हैज मेड पेमेंट टू मिस्टर रमेश एंड मिस्टर रमेश gave the receipt the same to Mr. Mohan. Thus it will be rightful on the part of Mr. Mohan to assume, law कहते हैं ना assume कर ही लेगा, that Mr. Ramesh was also authorized to receive money on behalf of the company. Hence Mr. Mohan will be freed from liability for payment of goods purchased from Sunflower Limited as the paid amount due to an employee of the company. ठीक है जी, क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाते हैं अब किसके, बी के सेकंड पार्ट। देखो जी, माइक लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। माइक लिमिटेड कहाँ बनी है? इंडिया में। हैविंग लाइसेंस ऑफिस एट सिंगापुर। एक्सप्लेन इन डिटेल मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब उन्होंने पूछा है। एनालाइज ऑन वेदर माइक लिमिटेड वुड बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी एज इट इज एस्टैब्लिश्ड अ लाइसेंस ऑफिस एट सिंगापुर। बड़ा सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, फ्री के 3 नंबर है, बताओ यस सर। फॉरेन कंपनी की क्या डेफिनेशन है बताओ? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो पहली लाइन ही उसमें क्या लिखा है? इनकॉर्पोरेटेड। तो भाई तुम 36,000 ऑफिस खोल लो पूरे वर्ल्ड में, अगर तुम इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो तो तुम देसी कंपनी हो, तुम विदेशी कंपनी नहीं हो। तो नो इट्स नॉट अ फॉरेन कंपनी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो लिख लोगे है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, आ जाओ जी। जो आपने इसमें 3 चीजें बताई थी, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, उसमें तो जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, नहीं वो रिक्वायरमेंट लिखने की जरूरत नहीं, 3 नंबर का है। आप सिर्फ डालो कि सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी का सेक्शन क्या था? 2 क्लॉज 42 याद है? 2 क्लॉज 42, ठीक है। तो आप उसकी डेफिनेशन लिखो फॉरेन कंपनी की और फिर इसको लिखो, क्योंकि वो तो इनकॉर्पोरेटेड ही इंडिया है, तो फॉरेन कंपनी नहीं है। लाइसेंस ऑफिस सिंगापुर में होता रहे, दुबई में होता रहे, कहीं होता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर में बहुत लेंथी है नहीं कि हम रिक्वायरमेंट्स वाली चीजें उसमें लिखें। चलो जी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Whether a group of persons is or is not a firm, यानी कि एसोसिएशन ऑफ जो पर्सन है वो फर्म है या नहीं है, और whether a person is or is not a partner in a firm. Explain the mode of determining existence of partnership as per the Indian Partnership Act 1932. Essential elements of partnership लिखने हैं। अग्रीमेंट होगा, म्यूचुअल एजेंसी होगी, बिजनेस होगा, प्रॉफिट शेयरिंग। एसेंशियल एलिमेंट्स बड़े हैं ना, होमवर्क में भी दिए थे मैंने लिखने के लिए, बस वही लिखने हैं यहाँ पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है जी। तो वो सारे पॉइंट्स आप लिख कर आओगे और फिर आप लिखोगे कि ऑन दीज क्राइटेरिया वी कैन में क्या इन्होंने लैंग्वेज दी है, एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ, तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑन विच वी कैन डिटरमिन द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। खत्म, ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, तभी मैंने कहा ना 6 नंबर का है, 4 पॉइंट ना अच्छे से डिटेल में लिखो। देखो तुम्हारे पास एक हो गया अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में लिखने के लिए एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, क्योंकि 6 नंबर का है, तो तुम अग्रीमेंट को पूरे, गुड आफ्टरनून, तो तुम अग्रीमेंट को क्या कर सकते हो, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हारा बिजनेस आ गया कि बिजनेस होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या आ गया, म्यूचुअल एजेंसी, जिसमें आपको ये लाइन लिखनी मस्ट है कि दैट
इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें जरूरी है कि सब प्राइम ऑफ एसआई एविडेंस, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन तुम्हें ढंग से पूछा है कि किस किस बेसिस पे हम डिसाइड करें कि पार्टनरशिप है या नहीं है ना, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं। लास्ट में जजमेंट लिखते हैं। ठीक है ना, कि जजमेंट भी क्या, बस यही लिखना है कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑन व्हिच वी कैन डिसाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आता है सबको, पूरा किया हुआ है क्लास में हम लोगों ने, कोई डाउट नहीं है, लिख भी सकते हो। मैक्सिमम ये सारी चीजें होमवर्क में भी दी हुई थी। अब जिन बच्चों ने उस टाइम पे होमवर्क ढंग से किया होगा ना, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी इसको लिखने में। अब किस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 के फिर फर्दर 4 सब 5 हैं। देखो जी 4 है 5 है, अभी देख लेते हैं। चलो देखो, मिस्टर सीमा इधर आके बैठ या उधर आके बैठ जाओ, बीच में से एक एक उठ जाओ, उड़ो उड़ो, बीच में से उठ जाओ। बहुत बहुत चेयर है हमारे पास। Mrs. Seema went to the local rice and wheat wholesale shop and asked for 100 kgs of basmati rice. Mrs. Seema कहाँ गई है, एक लोकल शॉप पे गई है और उन्होंने क्या बोला है कि 100 kgs of बासमती राइस मुझे दे दो। The shopkeeper quoted the price of the same as rupees 125 per kg. शॉपकीपर ने क्या बोला, भैया 125 रुपए किलो के जो है ये चावल हैं। Mrs. Seema insisted that she would like to see the sample. अब उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या दिखा दो, मुझे सैंपल दिखा दो। और शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर बिफोर शी अग्रीड अपॉन सच अ परचेज द शॉपकीपर शोड हर अ बाउल ऑफ राइस एज अ सैंपल। उसने एक बाउल में जो उसको सैंपल दिखा दिया। द सैंपल एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द एंटायर लॉट। जो उसने दिखाया है सैंपल में, एग्जैक्टली उसने वही 100 किलो जो है चावल उनको दे दिया। द बायर एग्जामिन दी सैंपल कैजुअली। मिसेस सीमा ने उसको कैसे एग्जामिन किया, casually, without noticing the fact that even though the sample was that of basmati rice, it contained a mix of long and short grains. अब उसने उस समय ध्यान ही नहीं दिया कि भैया कि ये बड़ा चावल है और छोटा चावल है और उसकी क्या है, उसकी मिक्सिंग है। उसने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज का। The cook on opening the bag complained that the dish, if prepared with the rice, would not taste the same as the quality of rice was not as per requirement of the dish. जब कुक ने वो खोला तो उसने कहा मैडम इसका तो ये डिश कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें तो छोटे बड़े चावल क्या हैं, मिक्स हैं। Now Mrs. Seema wants to file a suit of fraud against the seller, alleging him of selling a mix of good and cheap quality rice. Will she be successful? बताओ जी, yes or no? Bulk correspond with the sum. सेलर ने जो दिखाया वही दिया। आपको नहीं मंजूर था तो आपको उसी वक्त बोलना था। इम्प्लाइड कंडीशंस हैं सैंपल की, ठीक है, कंडीशन आज की सैंपल है, बट सेलर की गलती नहीं है, जो उसने दिखाया वही उसने दिया। तो मिसेस सीमा के पास यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है। एक बार आ जाओ, इसको क्या कर लेते हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इसमें वो चीज अप्लाई नहीं हो रही बच्चे, जरूरत ही नहीं है उसकी। डालने को आप एक लाइन डाल दो उसमें, मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो जी, इन द इंस्टेंट केस द लाइफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब क्लास बी और सब क्लास 2 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट, मिसेस सीमा will not be successful as she casually examined the sample of rice. उनकी गलती है, उन्होंने उसको casually examine किया without noticing the fact that even though the sample was that of basmati rice, but it contained a mix of long and short. तो मिसेस सीमा जो है she will not succeed, क्योंकि सेलर ने अपना काम पूरा किया। सैंपल से बल्क क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। आगे लाइन, bulk shall correspond with the sample in quality and the buyer shall have a reasonable opportunity of inspecting the goods. याद है मैंने ऑयल वाला एग्जांपल दिया कि ड्रम्स में ऑयल पड़ा है और उसने बोला सर यही भिजवाऊंगा, चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेलर ने क्या दिया है, बाउल में लेके चावल दिखाया, क्या दिया है, पूरा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट दिया, और किया भी है उसने मिसेस सीमा ने। तो अब उसके पास तो कोई भी रेमेडी नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है, आगे चले। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं 2 के ए के सेकेंड पार्ट पे। पॉइंट है ना उसके, मतलब क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है उन्होंने।
ठीक है जी। नहीं ये हाँ ए का एक है, सॉरी बी का 1 है। चलो बी का 1 आते हैं। एक्सप्लेन लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2003। 2 नंबर का लिस्टेड बता दो। जो लिस्टेड नहीं है वो क्या है? वो अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड में एक ही लाइन आएगा, इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता। फिर भी आईसीआई का एक बार आंसर देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया है, और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कुछ आ नहीं सकता इसमें, क्योंकि अनलिस्टेड वैसे तो कोई डिफाइंड है नहीं। हाँ देखो, अनलिस्टेड कंपनी एक ही लाइन दी हुई है उन्होंने। अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी होगी, इसमें से ज्यादा ही नहीं। तो लिस्टेड बता दो भैया क्या है? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसके ऊपर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी कि आपका सेबी जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है सारा, ठीक है ना। वो हमारी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी हमको पता है, और जो नहीं है वो क्या है? वो हमारी अनलिस्टेड। 2 नंबर में ही बहुत सफिशिएंट मैटर है हमारे पास लिखने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं बी के 2 पे। एक्सप्लेन दी क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एज पर द कंपनीज एक्ट 2000। फ्लो चार्ट बनाया था ऑन दी, या जरा बताना मुझे पहला कौन सा था? ओपीसी नहीं, जो हमने इनकॉर्पोरेशन ऑन दी बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें स्टैट्यूटरी कंपनीज और वो सब पढ़ा था। दूसरा ऑन दी बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिसमें प्राइवेट पब्लिक ये सारा पढ़ा था, लिस्टेड अनलिस्टेड। और तीसरा ऑन दी बेसिस ऑफ कंट्रोल, और उसमें हमने बाकी सारी पढ़ी, ठीक है। चलो जी, 5 नंबर में दिया तो ओपीसी, ऐसा नहीं तो पूरा ओपीसी लिखने बैठ जाओ, क्योंकि अब इसमें कंट्रोल में आपको ओपीसी भी लिखना पड़ेगा, होल्डिंग सब्सिडरी भी लिखना पड़ेगा। तो छोटा 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 थोड़ा 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 सबका लिखना, ठीक है। ये नहीं कि ओपीसी तुम 5 नंबर का लिखो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हम कर लेंगे। आपको ओपीसी लिखना है, होल्डिंग सब्सिडरी लिखना है, आप फॉरेन कंपनी भी इसमें लिख सकते हो। गवर्नमेंट कंपनी 2 लाइन लिख कर आना कि जिसमें होल्डिंग किसकी हो, गवर्नमेंट की। तो छोटा 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 1 2 3 4 करके 2 3 3 लाइन है सब पे, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी के भी 2 पार्ट्स, 1 और 2। हु आर द इंडिविजुअल्स which shall not be capable of becoming a partner of a limited liability partnership? शायद हाँ, इंसॉल्वेंट हो जाए, जज इंसॉल्वेंट होने वाला हो, जिस पे इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चल रही हो, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पे, हाँ माइनर, ठीक है। हाँ, अनसाउंड माइंड हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक तो माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, अनसाउंड में जो इंसॉल्वेंट हो गया है, जिस पे प्रोसीडिंग चल रही है वो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें भी। चलो कितने पार्ट्स हैं इसके? क्या चीज? एनआरआई में आ सकते हैं, एनआरआई है इसमें नहीं नहीं, जो बच्चे आपके सेक्शन 5 में लिखा है, सेक्शन 5 ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। अनसाउंड माइंड लिखोगे, जज इंसॉल्वेंट वाले लिखो, अपनी तरफ से नहीं लिखोगे चीजें। यू हैव टू राइट सेक्शन 5। आज इसमें से एक बार रीड कर देती हूँ आंसर में से। ये आ गया सेक्शन 5। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन एलएलपी, लेकिन जिसके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो नहीं बन सकता, यही बताया था। तो कौन कौन नहीं बन सकता? देखो, अनसाउंड माइंड आ गया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, या जिसके लिए अप्लाई किया है कि भैया इसको दिवालिया घोषित किया जाए, वो व्यक्ति नहीं बन सकता है, ठीक है जी। तो आपको जो है सेक्शन 5 ही लिखना है, आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना है कि जो ये है वो है, नहीं। यू हैव टू राइट ओनली सेक्शन 5। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? ठीक है, तो सेक्शन 14 लिखना है इसमें। सेक्शन 14 हमने पढ़ा था 11 12, याद है वो रजिस्ट्रेशन के थे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। फिर सेक्शन 14 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या रीड कर दें यहाँ से एक बार। चलो आ जाओ, सेक्शन 14 भी देख लो भाई। हाँ ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 14 ऑन रजिस्ट्रेशन। क्या हो जाता है? केस फाइल कर सकती है, सामने वाला उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, अपने नाम से क्या कर सकती है? प्रॉपर्टी ले सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉमन सील हो जाएगी उसके पास, कैन हैव अ कॉमन सील, डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट्स मे लॉफुली डू एंड
जैसे कि एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का अफेक्ट होता है रजिस्ट्रेशन के बाद, वही अफेक्ट किसका है, एलएलपी का। ठीक है जी, एलएलपी तो मैंडेटरी होती है रजिस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल जी, लेकिन अफेक्ट तो वही है ना कि वो एग्जिस्टेंस में किस दिन आती है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता कंपनी का भी, आप कंपनी के नाम से नहीं केस फाइल कर सकते, आपको सब कुछ प्रमोटर्स के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, अभी इंटर में जाके पढ़ोगे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कि जब प्रमोटर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कंपनी है ही नहीं और डिस्प्यूट हो जाता है, तो थर्ड पार्टी किसको केस फाइल करेगी। ठीक है, तो वो अभी उसमें है काफी सारी चीजें, बट अभी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, इंटर में पढ़ोगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आधा था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के भी फिर आप फर्दर देखो सब पास। ए का 1, P, Q and R formed a partnership, मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, P, Q and R formed a partnership agreement, कि भाई हम क्या करेंगे, हम मोटर बसेस का बिजनेस करेंगे। कितने साल के लिए करेंगे, 12 साल के लिए। आफ्टर ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर 4 years, 4 साल उन्होंने बिजनेस चलाया। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द बिजनेस इनकर्ड लॉसेस, 4 साल के बाद बिजनेस में क्या होने शुरू हो गए, लॉसेस होने शुरू हो गए। डिस्पाइट दिस P इज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द बिजनेस। ये सेम एग्जांपल क्लास में लिया था, ये एक बोल रहा है हम होंगे कामयाब एक दिन, बाकी कह रहे भाई तू लुटिया जो डुबाएगा, इंसॉल्वेंट करवा के ही मानेगा। क्या याद है, ये वाला एग्जांपल दिया, सेम क्वेश्चन आया। ठीक है, तो P is determined to continue the business for the remaining period. P अभी भी कह रहा है हम होंगे कामयाब एक दिन, भाई तुम चलाते रहो बिजनेस despite the losses. Examine with reference to the Indian Partnership Act 1932. Can P insist to continue the business? क्या P business insist करने continue करने के लिए insist कर सकते हैं? If so, what options are available to Q and R? देखो, एक तो P तो इंसिस्ट कर सकता है क्योंकि फर्म 12 साल के लिए, अभी 4 साल, बट साइमल्टेनियसली Q and R कह सकते हैं भाई हमें माफ कर, हम नहीं चलाएंगे, हमें दिवालिया नहीं होना, तो वो कहाँ जा सकते हैं, डिसोल्यूशन फॉर कोर्ट में जा सकते हैं। याद है मोड ऑफ डिसोल्यूशंस में, ठीक है जी, सेक्शन 44 याद है ना, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, तो उसमें से एक ऑप्शन हमारे पास ये भी था। ठीक है जी, कंटिन्यूअस लॉसेस, यस। बच्चे 39, 40, 41, 42, 43 एंड 40। ठीक है जी, चलो एक बार इसको भी हम रीड कर लेते हैं। क्लियर है ना क्वेश्चन सबको? ये P भी इंसिस्ट कर सकते हैं क्योंकि 12 साल के लिए है, टाइम लिमिट वाली पार्टनरशिप होगी ना, लेकिन लॉ कहते हैं मजबूर भी नहीं कर सकते किसी को, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में भी आप जा सकते हो। ठीक है, आ जाओ रीड करते हैं। देखो जी, म्यूचुअल एग्रीमेंट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, Q and R can propose to P that the partnership be dissolved by mutual agreement. If P agrees, the partnership can be dissolved amicably. ये तो कभी भी कहीं पर भी किसी में भी हो सकता है, तीनों मान जाते हैं तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। Dissolution by the court. If P does not agree to dissolve the partnership mutually, Q and R can approach the court for an order under section 44. और ऊपर पढ़ो, here P can insist on continuing the business if the partnership agreement does not specifically provide such a right to one or more partner or partners. Section 40 specifies that with the consent of all the partners or in accordance with the contract between the partners, the firm can be dissolved. तो P के पास भी अधिकार है कि वो इंसिस्ट कर सकते हैं और उनके पास भी अधिकार है भैया नहीं करना। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। हाँ यस, ठीक है। 40 जो था वो डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, 39 में डिफाइन था दैट व्हाट यू मीन बाय डिसोल्यूशन, 39 से शुरू था हमारा डिसोल्यूशन। ठीक है, इसीलिए पार्टनरशिप पूरा सीक्वेंस में सेक्शन में करा था, क्योंकि मैं बार बार बोल रही थी वहां पे सेक्शंस में राइटिंग कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो इसके सेक्शन हाँ इसके सेक्शंस तुम याद करके जाना। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब 3 का ए का सेकेंड पार्ट देखो। ए एंड बी ऑपरेट अ टेक्सटाइल मर्चेंट बिजनेस, ए और बी का क्या है, टेक्सटाइल मर्चेंट बिजनेस है इन पार्टनरशिप, यानी कि ये भी पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है, पार्टनरशिप दिया है इन्होंने अच्छा खासा एमटीपी में।
मिस्टर ए फाइनेंसेस द बिजनेस एंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर। मिस्टर ए जो है वो क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है, बस पैसा लगाया, यही एग्जांपल दिया ना मैंने, बाप दादा पैसा छोड़ गए, पैसा लगा दिया, ये आने का टाइम नहीं है, शेड्यूल भी बताया था, इतने बजे उठते हैं, इतने बजे जिम जाते हैं, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आया। आगे पढ़ो, देखो मिस्टर ए इज अ स्लीपिंग पार्टनर, मिस्टर ए क्या है, वो स्लीपिंग पार्टनर से पैसा लगाया। In the regular course of business, B acquired certain fabric goods belonging to C. In the, देखो उन्होंने साफ साफ लिखा है in the regular course of business। इस वर्ड पे मैं बड़ा एम्फसाइज करती थी क्योंकि बहुत सारी चीजें होती थी ये डिसाइड करने के लिए कि अगर वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो फर्म लायबल होती थी, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता था तो नहीं होते थे। याद है, बहुत जगह हमने इसको पढ़ा है, हमने डिफरेंशिएट किया है। बी एक्वायर्ड सर्टेन फैब्रिक गुड्स बिलोंगिंग टू सी, बी ने कुछ सामान खरीदा जो किसको बिलोंग करता है, सी को बिलोंग करता है। हाउएवर बी इज अवेयर दैट दीस गुड्स आर स्टोलन प्रॉपर्टी, बी को पता है कि भैया ये चोरी का माल है, सी इसका ट्रू ओनर नहीं है। डिस्पाइट दिस नॉलेज बी प्रोसीड्स टू परचेज, फिर भी बी ने क्या किया, परचेज किया। बी एक्टिव पार्टनर है, देखो इसमें ए स्लीपिंग पार्टनर है, बी आपका एक्टिव पार्टनर है, and sell some of these stolen goods. Moreover, B records proceeds from these sales in the firm's book. उसने रिकॉर्डिंग भी कर ली है इसकी, किसमें, फर्म की बुक्स की, भैया इतने में खरीदा, इतने में बेचा, सब कुछ ठीक है। Now A wants to avoid the liability towards C on the ground of misconduct by B. अब ये कह रहा है भैया मेरी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है, मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता बी ने क्या किया और क्या नहीं किया। In the light of the provisions of the India Partnership Act 1932, discuss the liability of A and B towards C। A और B की लायबिलिटी पूछी है उन्होंने C की तरफ। हाँ जी बताओ। A की नहीं होगी, B की होगी। सेक्शन 25 हमने पढ़ा था, टू एक्टिव पार्टनर कि अगर एक्टिव पार्टनर को हम लोग नोटिस देते हैं किसी फ्रॉड एक्टिविटी, नोटिस देते नहीं है, नोटिस का मतलब है नॉलेज होना, नॉलेज मिलती है उसे, और अगर वो खुद में उसमें भागीदार है तो सिर्फ वही होगा कि लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं। आपको पता है टोटल जॉइंट एसेट अगर एक्टिव पार्टनर को नोटिस ए को इंडिविजुअली करना, जो कुछ भी एक्टिव पार्टनर को पता है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर फ्रॉड केस में पता है तो लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं कि फ्रॉड किसी को कन्वोक नहीं करेगा। इन्होंने बड़ा क्लियर दिया इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ए भी लायबल होगा बट वो पार्टनर से यस, ए भी यहाँ पे ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैं स्लीपिंग पार्टनर, पहले पे करना उसके बाद लेकिन ए इज इक्वली लायबल। ठीक है जी, तो यहाँ पे ए भी उतना ही लायबल होगा। आ जाओ जी रीड करते हैं। हाँ बताओ। तो फिर सेक्शन 25 से हम वो एक्टिव इंडेमनिटी वाला यूज करेंगे। हाँ, कि अफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर इज अ नोटिस टू, आ जाओ रीड करते हैं इसको। According to section 25 of the Indian Partnership Act, every partner is jointly and severally liable for all acts of the firm done while he is a partner। पहले सेक्शन 25 कहता है भाई सारे पार्टनर्स क्या है, ज्वाइंटली। ये सेक्शन 25 लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी ध्यान में रहता तो छोड़ भी देते हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक जनरल रूल है जो आप पार्टनरशिप के मैक्सिमम आंसर्स में लिख सकते हो कि सारे पार्टनर्स क्या है, ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है। अब केस पे आते हैं। As per section 26, the firm is liable to the same extent as the partner for any wrongful act or omission of a partner while acting। देखो आ गई ये चीज, in the ordinary course of business of the firm or with the authority of the partner। Section 27 provides that the firm is liable if a partner acting within the scope of his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it, or if the firm in the course of its business receives money or property and the same is misapplied while it is in the custody of the firm। इन्होंने नोटिस वाला पॉइंट नहीं लिखा है जबकि वो होना चाहिए। इन माय ओपिनियन ये तो लिखना ही लिखना है, लेकिन इसके साथ साथ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उसको पता है कि वो क्या है, वो स्टोलन है, तो हम कहेंगे उसको पता है, तो हम तो मानेंगे कि सबको पता है। तो वो पॉइंट मुझे नहीं पता यहाँ पे इन्होंने एनटीपी में क्यों नहीं डाला, बट इट शुड बी देयर इन माय ओपिनियन। ठीक है, बाकी तो अब आईसीआई को तो है ना, ठीक है ना। तो अब देखो, बट आंसर फिर भी हमारा सेम ही आएगा। इन द इंस्टेंट केस बोथ ए एंड बी आर लायबल टू सी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय ए। दोनों ही लायबल होंगे भैया, बच नहीं सकते हैं। ए कैन नॉट अवॉइड लायबिलिटी मर्ली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अ स्लीपिंग
सिर्फ इस ग्राउंड पे जो है वो बच नहीं सकता कि जी मैं तो स्लीपिंग पार्टनर, डजंट मैटर। लॉ तो वैसे ही कहता है भाई तुम स्लीपिंग हो तुम एक्टिव हो, हमारे लिए तो सारे पार्टनर्स क्या हैं बराबर, टुवर्ड्स द थर्ड। क्लियर है? तो एक तो भैया उसने बी ने कुछ गलती किया तो अब ये नहीं कि बाकी पार्टनर्स का इसने किया इसको पकड़ो, क्योंकि वहां पे वैसे ही क्या म्यूचुअल एजेंसी, जॉइंटली एंड सेवरली। ठीक है जी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आता है, काम कैसे हुआ है, इन दी रेगुलर कोर्स ऑफ इंटरेस्ट। ये वर्ड तो वैसे भी जहाँ पे आ जाना सबकी गर्दन पकड़ी जाएगी, चाहे जो इनोसेंट है थर्ड पार्टी के लिए तो वो भी लपेटे में आ जाएगा, क्योंकि काम कैसे हुआ है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ जाएगा ना, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आते ही पूरी फर्म और सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े, चले चलो कुछ पूछना आपको? इसमें फिर वो राइट टू इंडेमनिटी वाला पॉइंट लिख सकते हैं। कौन से वाला राइट? देखो लिख तो, लेकिन पूछी नहीं है उन्होंने, क्वेश्चन में बड़ा क्लियर कट पूछा कि बताओ थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल है या नहीं है, आप दूसरे के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पूछा ही नहीं है उन्होंने, तो व्हाई यू आर एक्सटेंडिंग योर आंसर। उन्होंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दो। तो मैं जैसे अगर रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस ना लिखो तो क्वेश्चन हाँ फिर देखो क्वेश्चन बदलोगे तो मेरा जवाब बदल जाएगा, ऐसे का जवाब भी बदल जाएगा। मान लो जैसे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं लिखा होता फिर तो आउटसाइड स्कोप ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा ना, उसके लिए तो फिर वैसे भी लायबल नहीं है बाकी पार्टनर्स। सिर्फ बी होगा। चलो जी इसके सेकंड पोर्शन पे आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ए का 1 और सेकंड खत्म होता है, फिर उसका कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, बी। बी का फर्स्ट देखो, ये मैंने शायद टेस्ट में भी दिया था आपके क्वेश्चन, नहीं दिया, चलो देखो। XYZ Limited is a company incorporated under the Companies Act. The paid up share capital of the company is as under: Government of India 20%, Life Insurance Corporation 8%, Government of Tamil Nadu 10%, Government of Rajasthan 10%. अब वो ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, इससे क्लियर कट केस नहीं हो सकता। पहले बस एक ही देखो, बाकी 3 तो इंक्लूड होंगे, ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा। अब क्वेश्चन है सेकंड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। बड़ा क्लियर कट हमने पढ़ा, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट, पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पैसा या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर आधा सेंटर का और आधा स्टेट का। वहां पे हम नहीं कहा कि दूसरी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड हो सकती है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड होते हैं, कुछ नहीं है, दो ही चीजें आती हैं, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तीसरा कोई है ही नहीं। और इन सबको मिला के तो कितना होगा, 20, 30 और 40। गवर्नमेंट कंपनी में कितना आना चाहिए, 51% होना चाहिए, 51% तो है नहीं, तो 40% बैठ रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। तो क्या करोगे, गवर्नमेंट कंपनी का पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे कि इसका इतना 20, इसका 10, इसका 10, टोटल कम्स आउट टू बी 40, मिनिमम 51% चाहिए, 40 है तो इट्स नॉट अ गवर्नमेंट। ठीक है जी, ये क्लियर है? इसमें किसी को कुछ पूछना है? आगे चले, ये रीड करो इसका आंसर, क्लियर है ना? सेक्शन 2 क्लॉज 45, ये याद है ना सबको, गवर्नमेंट कंपनी का। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ कंपनीज के सेक्शंस याद कर जाना क्लॉजेस के साथ। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट। एम होल्डिंग 70 and 30% ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी। एम के पास कितना 70, एन के पास कितना 30% ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी। बोथ डाइड इन एक्सीडेंट, दोनों मर गए। ये भी मैंने क्लास में करा, वो याद है, वो स्विमिंग पूल में बैठ के सारे बिजनेस मीटिंग हो रही थी, बम फूट गया, सारे मर गए। तो मैंने कहा था बताओ कंपनी मरी या नहीं मरी, तो मैंने कहा था आत्मा अमर अजर है, ऐसे ही कंपनी भी अमर है, तो सारे मर जाएंगे। बोथ डाइड, तो भी कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन का जो एलिमेंट है उसकी वजह से कंपनी विल नॉट डाई। बट 3 मार्क्स में दिया है, तो होगा क्या फिर इसका, 6 महीने मिलते हैं, या तो नॉमिनीज है तो उनको दे दो, लीगल आयर्स है तो उनको दे दो, शेयर्स क्या हो जाएंगे, डिवॉल्व हो जाएंगे। फिर जिनके पास आई है या तो चला ले कंपनी है, आगे किसी को बेच दे, जिसके पास भी फाइनल शेयर्स आएंगे वो कंपनी को क्या करेगा, चलाएगा। टाइम कितना मिलता है हमको, 6 महीने पढ़ा हुआ है हमने, तो ये आपको 3 नंबर में लिखना है। ठीक है जी,
चलो इसको रीड करो आईसीआई के मॉड्यूल से, आंसर शीट से। आर्टिफिशियल इसमें लिखने की तुमको जरूरत ही नहीं है, आर्टिफिशियल का इसमें रेलेवेंस है नहीं। देख लेते हैं, चलो आईसीआई ने क्या दिया एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आंसर शीटों को मैंने देखी नहीं अभी इनकी। देखो हाँ पर फीचर्स सेशन ही दिया बच्चे इन्होंने भी। फीचर मेंबर्स मे डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड द कंपनी दैट। मैंने ये भी बताया था, लॉ ने बनाया, लॉ ही मार सकता है, तुम और मैं तो नहीं मार सकते कंपनी को, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल हम वाउंड अप ना करें तो वाउंड अप भी कैसे होगा, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली होगा, तो उसको भी कंपनी लॉ के द्वारा मरना ही बोलते हैं, ठीक है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी सॉरी the company may change hands infinitely, but that does not affect the existence of the company, since a company is an artificial person created by law. Law alone can bring to end to its life. Law ही इसको क्या कर सकता है, ऐसे मार सकता है। Its existence is not affected by the death or insolvency of its members. In the instant case, death of M&N who are holding 70 and 30% shares, the existence of the company is not affected. Since the shares held by M&N will be legally transmitted to their legal heirs के पास जो है शेयर्स वो चले जाएंगे, ठीक है जी। चले आगे, आ जाओ जी। Explain in brief with reference to the provisions of the Indian Contract 1872 the rights enjoyed by surety against the creditor, principal debtor and co-sureties। 6 नंबर में बहुत कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट। और मैं तुम्हें उस समय क्लास में ये कहती थी, अगर वो 6 नंबर में या 7 नंबर में कोई क्वेश्चन देंगे तो तुम्हें कंटेंट उतना होगा तुम्हारे पास कि तुम उसे लिख सको, तुम्हें बल्कि काटाछाटी करनी पड़ेगी, रिमेम्बर। तो उन्होंने श्योरिटी के सारे अधिकार पूछ लिए, को श्योरिटी के अगेंस्ट भी सोचो 3 है, फिर क्रेडिटर के अगेंस्ट भी है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, याद है सब्रोगेशन एंड ऑल सारे राइट्स पढ़े थे, इंडेमनिटी एंड ऑल, पूरा वो सारा लिखना है तुमको। जो पूरा फ्लो चार्ट बनाया था ना मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड करके, वो पूरा फ्लो चार्ट बना, लेकिन फ्लो चार्ट बना के नहीं आना, तुमको थ्योरेटिकली लिख कर आना, ये गड़बड़ मत करना। फ्लो चार्ट बना भी दोगे कोई नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें उसके, सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। तो डोंट ड्रॉ दी फ्लो चार्ट्स इन योर आंसर शीट, ठीक है। बहुत है, 1 2 3 करके नंबरिंग डालो, लिखते जाओ, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखना, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस मत बनाना, बड़े बढ़िया मार्क्स मिलेंगे 6 नंबर में। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़िया सा क्वेश्चन दिया, ठीक है जी। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखो, अब इसके भी 2 पार्ट है, एक है फर्दर। मिस्टर गौरव, माफ कर दीजिए, मिस्टर गौरव एंड मिस्टर विकास एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2024। गौरव ने और विकास ने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, कौन सी डेट को किया, 1 जुलाई 2024। अकॉर्डिंग टू विच मिस्टर गौरव हैड टू सप्लाई 100 टन्स ऑफ शुगर टू मिस्टर विकास। गौरव को क्या करना है, 100 टन शुगर देनी है, किसको, विकास को, एट अ सर्टेन प्राइस स्ट्रिक्टली विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। कितने दिन के अंदर अंदर, 10 डेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर विकास ऑल्सो पेड एन अमाउंट ऑफ 70,000 टुवर्ड्स एडवांस। उसने, विकास ने क्या दिया है, 70,000 का एडवांस भी दिया एज पर द टर्म्स ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल बिटवीन देयर प्लेसेस इज रोड में ओनली। और जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के ट्रांसपोर्ट की, और वो क्या है, रोड में, यानी कि सड़क से ही सामान जा सकता है, वहां पे और कोई मोड है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। सीवियर फ्लड केम ऑन 2 जुलाई 2024। बाढ़ आ गई 2 जुलाई 2024 को। एंड द ओनली रोड कनेक्टिंग देयर प्लेसेस वर डैमेज। और जो रोड थी, जो एक सिंगल रोड थी, देखो उन्होंने कितने अच्छे ढंग से पूरा बताया है कि भैया हवा से नहीं जा सकता सामान, पानी के जहाज से भी सामान नहीं जा सकता, सिर्फ एक इकलौती सड़क है, और वो सड़क भी फ्लड हो गई है, खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, ठीक है। एंड कुड नॉट बी रिपेयर्ड विद इन 15 डेज। अब 15 दिन से पहले वो रिपेयर हो नहीं सकता, ना मिस्टर गौरव रिपेयर कर सकते हैं, ना मिस्टर विकास कर सकते हैं, सरकार करेगी। सरकार के 15 दिन, सरकार मिनिमम 15 दिन कह रही है, लगेंगे तो कितने दिन बता, ठीक है। सुनो, लिखा है एंड कुड नॉट बी रिपेयर्ड विद इन 15 डेज, 15 दिन से पहले वो रिपेयर भी नहीं हो सकती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मिस्टर गौरव ऑफर्ड टू सप्लाई शुगर ऑन 20 जुलाई। उसने उसको बोला कि भाई अब तो नहीं जा सकती है,
क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 15 दिन के बाद बनेगी, तो मैं तुमको 20 जुलाई को ये शुगर दे दूंगा। फॉर मिस्टर विकास डिड नॉट अग्री, विकास ने बोला नहीं ये तो नहीं चलेगा, मैं तो 20 तारीख को नहीं ले सकता हूँ। On 1st August 2024, Mr. Gaurav claimed compensation of ₹20,000 from Mr. Vikas for refusing to accept the supply of sugar. उसने कहा भैया मुझे 20,000 का कॉम्पनसेशन दिलाओ, क्योंकि इसने तो अब शुगर लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया, which was not there within the purview of the contract. On the other hand, Mr. Vikas claimed for refund 70,000. वो कह रहा तो 20,000 दे, वो कह रहा तो 70,000 रुपए दे भाई, ठीक है, मैं क्या करूँ, रोड खराब होगी, वो कह रहा भाई मैं क्या करूँ, तूने तो सामान नहीं दिया मुझे। Which he not paid as advance in terms of the contract. Analyze the above situation in terms of the provisions of the Indian contract. हाँ जी बताइए, किसको पैसे मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे? यस, बुद्धि लगाओ तो। भाई इतने एम्फसाइज करके मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ रोडवेज। खराब हो गई सड़क, 15 दिन से पहले नहीं बन सकती। वेरी गुड, विकास को 50,000 सुपर इम्पॉसिबिलिटी, और सुपर इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? दोनों में से किसी की गलती है क्या? उसने तोड़ी रोड, उसने मना किया कि सामान नहीं आएगा, सुपर इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट खल्लास। कोई कुछ देगा क्या? वो कॉम्पनसेशन मांग रहा है, नहीं हुए, ठीक है, आ जाओ रीड कर लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। आ जाओ, देखो जी, सब्सीक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, when performance or promise become impossible or illegal by occurrence of an unexpected event or a change of circumstances. ये तो पहले सुपरवेनिंग लिख दिया तुमने। Also according to section 65 of the Indian Contract Act, when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. Restitution, ठीक है, void agreement में restitution नहीं होता है, void contracts में restitution होता है, ये याद है? void agreement क्या होता है? देवन से रद्दी का टुकड़ा, ये बता दो void contract क्या होता है? पहले valid था, बाद में क्या हो गया? void हो गया। हो जाएगा, ठीक है जी। देखो अब वो क्या कह रहे हैं, इन दी गिवन क्वेश्चन आफ्टर मिस्टर गौरव एंड मिस्टर विकास हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 100 टन्स ऑफ शुगर, द इवेंट ऑफ फ्लड अकर्ड which made it impossible to deliver the sugar within the stipulated time. Thus the promise in question became void. Supervening impossibility की वजह से कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारा void हो गया, जब किया था वैलिड था, अब क्या हुआ है, void हो गया। अभी हमको क्लियर है कि ये किस कैटेगरी में आ गया, void कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। Further, Mr. Gaurav has to pay back the amount of ₹70,000 that he received from Mr. Vikas as an advance for the supply of sugar within the stipulated time. क्योंकि restitution करना पड़ेगा, void contract में restitution applicable होता है। क्लियर है ना, ये पॉइंट हमने बड़े अच्छे से समझे हैं। Hence the contention of Mr. Vikas है correct। तो विकास को तो 70,000 मिलेंगे जो उसने एडवांस दिया था, मगर उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गलती किसी की भी नहीं है, इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो जी नेक्स्ट आते हैं। अब इसके सेकंड पॉइंट पर आओ। Gives this umbrella to M during raining season to be used for 2 days during examinations. M keeps the umbrella for a week. बेलमेंट है कैसी, प्यार मोहब्बत में, यारी दोस्ती में दी गई, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। जहाँ प्यार मोहब्बत में दिया गया है वहां तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, भैया जितने दिन के लिए दिया है उतने दिन में वापस करो। वैसे भी बेलमेंट में हम कहते हैं कि आपको बेलमेंट जितने दिन के लिए हुआ है उतने दिन के बाद इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ बेली टू रिटर्न इट बैक, और वो उतने टाइम में वापस नहीं करता है
तो कुछ भी होता है तो बेली विल सफर दी लॉस। ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एम कीप्स दी अम्ब्रेला फॉर अ वीक, 2 दिन में वापस करनी थी, रखा उसने कितना, 1 हफ्ते। व्हाइल गोइंग टू आवर्स होम टू रिटर्न दी अम्ब्रेला, एम एक्सीडेंटली स्लिप्स एंड दी अम्ब्रेला इज बैडली डैमेज, अम्ब्रेला क्या होगी, डैमेज होगी। लॉस कौन बियर करेगा, कौन है, बेली इसमें। क्लियर है? क्योंकि उसने ओवर टाइम कर दिया, 2 दिन के बाद रिटर्न करने जा रहा है, तो उसमें कुछ भी डैमेज होता है, कुछ भी लॉस होता है, तो ऑब्वियसली बेली विल सफर। चलो जी फटाफट इसको एक बार। हाँ बेली की ड्यूटी है, ड्यूटी और बेली का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। आ जाओ जी रीड कर लेते हैं इसको। Hence, in the instant case, M shall have to bear the loss since he failed to return the umbrella within the stipulated time. उसने स्पेसिफाइड टाइम में अम्ब्रेला वापस नहीं की, इसलिए वो लायबल है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, चलो। What is a check under the negotiable instrument act and who are the parties involved? What are the essential elements of a check? 7 नंबर, और इतना सीधा सिंपल क्वेश्चन है। सेक्शन 6 लिखना है तुमको, याद है ना? एलिमेंट्स लिखोगे, पार्टीज तुमको पता है कौन कौन होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट सब तुमको पता है। 7 नंबर में बहुत कंटेंट है तुम्हारे पास लिखने के लिए, ठीक है जी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। What is the structure of the Indian judicial system and what is the hierarchy of courts in India? ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनपे आपको ये हायरार्की लिखनी है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये दोनों आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रचित arranges an auction to sell an antique wall clock. दीपा being one of the bidder, दीपा क्या है, बिडर है, जिसने क्या दिया, हाईएस्ट बिड दी है। For announcing the completion of sale, the auctioneer falls the hammer on table, but suddenly hammer breaks and damages the watch. ऑक्शनियर का हथौड़ा इस पे गिरा और जो क्लॉक थी वो क्या हो गई, डैमेज हो गई। दीपा पॉइंट दी कॉन्ट्रैक्ट, दीपा कहती है भाई मैं क्या करूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती, चाहे मैं हाईएस्ट बिडर हूं और आई एम दी बायर, बट मेरे लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अब एग्जिस्ट नहीं। बताओ कैन शी डू सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? बताओ नहीं कर सकते। कंप्लीशन ऑक्शन सेल कब होती है? हैमर तो गिरा ही, वॉच भी गिर गया, तो कंप्लीशन तो हुई नहीं सेल की, और कंप्लीशन नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट आई नहीं। तो दीपा कहना वर्ड हो गया कि आई नहीं भैया, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा ही नहीं हुआ। बताया था मैंने, ऑक्शन में सेल तब कंप्लीट होती है कि आपने जो भी सिंबल रखा है, गॉन गॉन गॉन, 3 टाइम्स फॉल ऑफ हैमर, मतलब जो भी आपने पहले अनाउंस किया हुआ है कि भाई इसके बाद हमारी कंप्लीशन मानी जाएगी, तो वो तो हुई नहीं कंप्लीशन, इसमें कंप्लीशन नहीं हुई तो बाइंग सेलिंग अभी हुई नहीं, तो दीपा आराम से बच सकती है इससे। आ जाओ जी रीड करते हैं एक बार। देखो, in the instant case, Deepa gives the highest bid the auction for the sale of antique wall clock arranged by Rachit. While announcing the completion of sale by fall of hammer on the table, hammer breaks and damages the clock. On the basis of the above provisions, it can be concluded that the sale by auction cannot be completed until hammer comes in its normal position after falling on table. आया ही नहीं, हुई नहीं, कंप्लीशन ही नहीं हुई। Hence in the given problem, sale is not completed. Sale तो complete ही नहीं हुई। Deepa will not be liable for loss and can avoid the, ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन? बड़े आगे, चलो जी। नेक्स्ट देखो, contracted to sell his car to Y. They did not discuss the price of the car at all. एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुमको गाड़ी बेचूंगा, लेकिन क्या नहीं डिसाइड हुआ है इनका, प्राइस डिस्कस नहीं हुआ है। एक्स लेटर रिफ्यूज टू सेल हिज कार टू वाई ऑन द ग्राउंड दैट द एग्रीमेंट वाज वॉइड बीइंग अनसर्टेन अबाउट द प्राइस। क्योंकि इसमें प्राइस नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको वॉइड डिक्लेयर करते हैं। कैन वाई डिमांड दी कार,
कर सकता है, बताओ, कर सकता है ना। वाई डिमांड कर सकता है गाड़ी, कैसे? रीजनेबल प्राइस असरटेनमेंट ऑफ प्राइस में चले जाओ, अगर प्राइस 4 तरीके थे, चौथा क्या था? अगर कुछ भी नहीं होता तो रीजनेबल, कार का रीजनेबल प्राइस निकालना है समथिंग वेरी इजी थिंग। ऐसा कुछ नहीं कि आप उसको रीजनेबल प्राइस नहीं निकाल सकते। तो रीजनेबल प्राइस लेगा एक्स वाई से और उसको गाड़ी वाई को बेचनी पड़ेगी। ठीक है जी, आज रीड कर लेते हैं ये भी। देखो, in the given case x and y have entered into a contract for sale of car but they did not fix the price of the car. X refused to sell the car to y on this ground. Y can legally demand the car from x and y can recover a reasonable price of the car from reasonable price वो y से मांग सकता है, क्योंकि हमारा चौथा मोड क्या है? रीजनेबल प्राइस। और जनरली वो क्या होता है? मार्केट प्राइस। मगर मैंने बताया था मार्केट प्राइस नहीं लिख कर आना, क्योंकि बेयर एक्ट में वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? ठीक है जी, आगे बढ़े, चले आगे, चलो जी। बी पार्ट देखो इसका। पार्टनर इंडीड वर्चुअली embraces the character of both a principal and an agent. Describe the said statement keeping in view the provisions of the Indian Partnership Act. प्रिंसिपल भी और एजेंट बेसिकली इन्होंने आपको म्यूचुअल एजेंसी जो है वो सारा पढ़ा के दे दिया, लेकिन ये 7 नंबर में दिया, तो तुमको कंटेंट को खींचना पड़ेगा, इलास्टिक की तरह, रबड़ की तरह। हाँ, बट अब उन्होंने दिया है तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। या सारा इसमें सेक्शन 18 भी लिख दो ना, इम्प्लाइड अथॉरिटी भी लिख दो। जब तुम्हारे पास 7 नंबर में है, 19 इम्प्लाइड अथॉरिटी है, 18 में ज्वाइंट एंड सेवरली लायबल है, तो मैं वही कह रही हूँ 18 लिख दो, 19 का थोड़ा सा लिख दो। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी लिख दो। जब उन्होंने 7 नंबर में पूछा तो तुम अब खींचो। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में 3 नंबर में दिया होता तो मैं कहती थी बस उतना लिखो, छोड़ दो। 7 नंबर में तो खाली उतना, 7 नंबर में तुम कितना खींचोगे? तो 18 भी लिख दो, 19 का भी थोड़ा सा मेंशन कर दो। ठीक है, थोड़ा सा इमरजेंसी में भी लिख सकते हो कि उसमें भी अथॉरिटी खींच जाती है, उसमें भी प्रिंसिपल एजेंट बन जाते हैं। इसमें ये तुम्हारी ड्राफ्टिंग के ऊपर है, बहुत कंटेंट है लिखने के लिए। तुमने पार्टनरशिप एक्ट कितने अच्छे से याद किया हो। ठीक है, 1 2 3 करके पॉइंट लिख दो इसमें। चलो जी, आ जाओ। नेक्स्ट है पोर्शन सी, स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन। ये सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, वो भी 6 नंबर में। ठीक है, बेलमेंट के हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, 7-8 पॉइंट पढ़े हैं, वो 7-8 के 7-8 यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इसका भी ए का 1 देखो। अमन ड्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बबन। अमन ने एक बिल ड्रॉ किया है बबन पे, हु एक्सेप्टेड इट, यानी कि बबन क्या है? एक्सेप्टर है और अमन जो है वो ड्रॉर है। ठीक है, पेबल टू मगन ऑन ऑर्डर, और इसमें पेई कौन है? मगन है। मगन इंडोर्स द बिल टू गगन। मगन ने ये किसको दे दिया? गगन को दे दिया। गगन इंडोर्स द बिल टू आकाश। गगन ने किसको दे दिया? आकाश को दे दिया। टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डे। हाउएवर ऑन द डेथ ऑफ गगन ऑन द सेम डे हिज ओनली सन अंकित डिलीवर्ड द बिल टू आकाश ऑन द नेक्स्ट डे एज इंटेंटेड बाय हिज डिजीज्ड फादर। मतलब उसके बेटे ने उसको दिया बाद में। और प्रेजेंटिंग द बिल ऑन द ड्यू डेट बब्बन रिफ्यूज्ड टू पे। बब्बन ने मना कर दिया कि भाई ये बिल तो तुम्हारे पास तो डिलीवर हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो तो डिलीवरी से पहले ही गगन क्या है? भगवान को प्यारा हो गया। Explaining the importance of delivery in negotiation, decide whether Akash can enforce the payment of the bill against Baban or the previous parties। बताओ होगा या नहीं होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी था पूरा। ठीक है, मैंने कहा था वो तुमको एज इट इज रट्टा भी मारना है अपने ICI के मॉड्यूल से, तो भैया नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी इसमें नहीं मानी जाएगी। विदाउट डिलीवरी एंडोर्समेंट भी नहीं मानी जाएगी। एक बार रीड कर लेते। डिलीवरी वो सिर्फ एंडोर्स नहीं कर सकता, उसका लीगल हेल्प नहीं कर सकता। नहीं, वो नहीं कर सकता। अगर आप
एंडोर्समेंट पे कर रहे हो, वो फाइनल पेमेंट ले सकता है उस पर, वो नहीं कर सकता। आज रीड करते हैं इसको। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी नेगोशिएशन पहले तो लिख दिया, फिर उसके बाद देखो आंसर में, इन द इंस्टेंट केस अंकित द ओनली सन ऑफ गगन डिलीवर्ड द bill to Akash on the next day as intended by the deceased father Gagan, which is not valid. ये डिलीवरी को वैलिड हम नहीं मानेंगे। हेंस आकाश कैनॉट एनफोर्स द पेमेंट ऑफ द बिल अगेंस्ट बबन और द प्रीवियस पार्टी। जब डिलीवरी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली फिर तो अब आपका नाम तो माना ही नहीं जाएगा ना, तो जो आकाश है वो तो ना पीछे किसी को और ना किसी भी प्रीवियस पार्टी को लायबल बना सकता है, वो किसी को भी लायबल नहीं बना सकता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ। रिलायबल लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। रिलायबल लिमिटेड है, कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी है। इज अ ग्लोबल लीडर इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। फॉर पेमेंट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। किससे इंपोर्ट किया उन्होंने? एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड से इंपोर्ट किया, जो कि क्या है? यूएसए बेस्ड कंपनी है, द एक्सपोर्टर। द इंडियन कंपनी ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मनीष, रेजिडेंट ऑफ मुंबई। ड्रू किस पे हुआ है ये? मनीष, रेजिडेंट ऑफ मुंबई। यानी कि ड्रॉइव हमारा कौन सा हो गया? हिंदुस्तानी हो गया। जिसने बनाया वो भी कौन है? हिंदुस्तानी। अब इन्होंने साफ साफ लिखा है कि रिलायबल इंडस्ट्रीज कौन सी है? इंडियन कंपनी है। Who accepted the bill at Mumbai payable to the exporter in Los Angeles? अब उन्होंने पूछा कि बताओ ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं? बनाने वाला हिंदुस्तानी, ड्रॉइंग हिंदुस्तानी, पे हो जाए। अगर ड्रॉर देखो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें पड़ी थी। ड्रॉर आपका पक्का मस्ट है यहाँ का। ड्रॉई और पेई में से कोई एक हिंदुस्तानी, तो ड्रॉई और पेई में से ड्रॉई क्या है? हिंदुस्तानी। तो कैसा इंस्ट्रूमेंट है ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। दो पार्टीज आपकी जो है वो हिंदुस्तानी है, ठीक है, जिसमें से ड्रॉर मस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, डिफाइन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, हमने पढ़ा भी हुआ है सारा, इसलिए मस्त लग रहे हैं हमको सारा, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें भी चॉइस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जिसको लगे कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखना थोड़ा कम कंफर्टेबल है तो भैया मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड लिखो। राइट ब्रीफली द एसेंशियल आल्सो एक्सप्लेन एनी 3 रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, अगेन केस लॉ। जे होलसेलर ऑफ प्रीमियम बासमती राइस delivered on approval 100 bags of rice of 10 kg each to a local retailer। जे ने राइस दिए हैं किसको? लोकल रिटेलर को। कितने बैग दिए हैं? 100 बैग दिए हैं 10-10 किलो के। ऑन सेल ऑन रिटर्नेबल बेसिस, ये याद रखना कौन सा है ये? सेल और रिटर्नेबल बेसिस। कि भाई तुमको नहीं समझ में आए तो तुम वापस भी इसको कर सकते हो ऑप्शन में। द नेक्स्ट डे रिटेलर सोल्ड 5 bags of rice to a regular customer के। 5 बैग रिटेलर ने उसमें से आगे के को बेच दिए। A week later came from the retailer that the quality of rice was not as per the price। के ले तो गया 5 बैग, लेकिन उसने अगले दिन बोला कि भैया ये तो प्राइस के हिसाब से वो वाली क्वालिटी नहीं है। The retailer now wants to return all the rice bags to them। अब वो कह रहे भैया तुम 100 के 100 बैग्स जो है वो वापस ले लो। Can the retailer do so? बताओ, सिर्फ 95 कर सकता है, क्योंकि जो 5 उसने आगे दिए, एडॉप्शन और ट्रांजैक्शन हो गया, एडॉप्शन ऑफ सेल ट्रांजैक्शन हो गई, वो तो उसने मान लिया। मैंने आपको वो जूसेस से एग्जांपल दिया था कि तुम स्क्वैश लेकर आए, भैया ने बोला था नहीं पसंद आए तो वापस दे देना, और तुमने आगे अगर अपने दोस्त को दे दी बॉटल तो मतलब तुमने क्या कर लिया? तुमने खरीद लिया। तो यहाँ पर जो है रिटेलर सिर्फ और सिर्फ 95 बैग रिटर्न कर सकता है, बाकी के 5 बैग वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एडॉप्शन हो गई। ठीक है जी, एक बार रीड कर लेते हैं। According to the above provisions, the local retailer is entitled to return only 95 bags to the seller and not those 4 bags, 4 नहीं है 5 है, क्या है, which are not used by K। क्योंकि के ने भी एक तो यूज कर लिया था, 4 नहीं किया। हमने कहा उसने 1 किया 4 किया, डजंट मैटर। के आपको कितना रिटर्न कर सकता है वो तो मुद्दा भी नहीं है यहाँ पे।
रिटेलर कितने वापस कर सकता है वो मुद्दा, बिकॉज क्लॉज 1 above the local retailer has already sold 5 bags, signifying that he has done an act which implies adopting the transaction relating to those 5 bags. ये आ गया adopting the transaction. 95 वापस कर देगा, 5 वापस नहीं कर सकता. ठीक है जी. अब मुझे बताओ पूरे पेपर में कहीं कुछ ऐसा था जो हमने नहीं किया है, और जिसने पढ़ाई नहीं की उसको पूरा नहीं आता हो वो मैं कुछ नहीं कर सकती. सॉरी, थ्योरी क्वेश्चन थोड़ी दिक्कत है. वो राइटिंग में तो बच्चे फिर आपकी प्रैक्टिस है ही, और उसमें भी कॉन्फिडेंस रखो. जिस बच्चे ने पूरा टाइम होमवर्क बड़े अच्छे से रिलीजियसली किया बिना टीपा टापी किए वो लिख ले. जिसने नहीं किया फिर वो राम भरोसे, मैं कुछ नहीं कर सकती. ठीक है, जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसने होमवर्क नहीं किया, जो अभी भी बैठा है भगवान पास करा देगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. हाँ जी, पूरी एक्टिविटी बताओ, कहीं कुछ डाउट है, कुछ पूछना है. मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं. आ गई डेट शीट मॉक टेस्ट की? मॉक टेस्ट की डेट शीट नहीं आई. डाउट सेशंस का आ गया शेड्यूल? डाउट सेशन का तो आई थिंक आ गया, मैम ने कल ही मुझसे अप्रूव कराया. नहीं आया तो आज आ जाएगा सारा, क्योंकि बन गया. आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, डाउट सेशंस हो रहे हैं, रिवीजन का आपको आ जाएगा. अब हमने क्या किया है, अगर किसी की रिवीजन है, मैराथन रखी है, तो वो मॉक टेस्ट के बीच में भी रखी, क्योंकि मॉक टेस्ट के बीच में हम आपको गैप भी दे रहे हैं. तो एक बार शेड्यूल आ जाएगा सारा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपका 1-2 जनवरी तक हम आपका मॉक टेस्ट, रिवीजन, मैराथन, डाउट सेशन चलते रहेंगे आपके एग्जाम तक. बट जल्दी मत करो, हमारे पेपर से बच्चे बीकॉम के पेपर के लिए रुकेंगे ना, फिर तो बहुत बहुत खिंच जाएगा. एक तारीख से चलो 1 सेकंड रुको, डिस्कस करते हैं. मैं ये क्लास बंद कर दूं. 1 तारीख से